जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था तालीमी नफ्सियात को। अब हमारे पास दूसरी जो नफ्सियात आती है वो जराइम की नफ्सियात आती है। देखिए जराइम की नफ्सियात जो होती है वो जुर्म की तारीफ़ करती है। जुर्म किसे कहते हैं, मुल्ज़िम कौन होता है, मुजरिम कौन होता है, लोग मुजरिम बनते क्यों हैं, जराइम की वजूहात क्या हैं, उन वजूहात को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा माशरे के अंदर ऐसे कौन से कवानीन और ज़वाबित जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जराइम को रोका जा सके। और जराइम की जो वजूहात हम डिस्कस करते हैं वो नफ्सियाती तौर पर किस तरह किसी फ़र्द को जराइम करने पर मजबूर करती हैं। हम इन तमाम चीज़ों का मुताला जो है वो जराइम की नफ्सियात के अंदर जो है वो करते हैं। अब मुजरमों का की नफ्सियात में सबसे पहली बात जो है वो हमारे पास जुर्म आता है। जुर्म क्या होता है कि किसी भी माशरे के अंदर जो लागू शुदा कवानीन होते हैं उन कवानीन को तोड़ना जो है वो जुर्म कहलाता है। क्योंकि माशरे की बेहतरी के लिए कुछ ख़ास किस्म के कवानीन जो हैं वो बना दिए जाते हैं और उन कवानीन की पैरवी करने वाला बंदा जो है वो एक अच्छा शहरी जो है वो तस्वर किया जाता है। वो लोग जो उन कवानीन को तोड़ रहे होते हैं उन्हें हम मुजरिम तस्वर करते हैं। मुल्ज़िम उसे कहा जाता है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब तक कि उसके ख़िलाफ़ सबूत नहीं आ जाते उसे हम मुजरिम नहीं कहते। मुल्ज़िम मीन होता है इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम जब लग जाता है तो उसके बाद एक प्रॉपर अदालती प्रोसीजर होता है जिसके अंदर उस पर लगाए गए इल्ज़ाम को साबित करने की कोशिश की जाती है। अगर उसका इल्ज़ाम साबित हो जाए तो कोर्ट जो होती है या अदालत जो होती है वो उसे मुजरिम करार देती है। अदरवाइज़ अगर उस पर वो इल्ज़ाम साबित ना हो रहा हो तो वो मुल्ज़िम ही रहता है। तो आम तौर पर अदालत फ़ैसला करती है कि मुल्ज़िम को बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। वो कभी अदालत ये फ़ैसला नहीं देती कि मुजरम का तो ऑलरेडी जुर्म जो है वो तस्लीम हो गया है। जिसका जुर्म तस्लीम हो जाए उसको तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि जी वो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए या वो उसका एक्ट जो है वो ठीक था। मुल्ज़िम वो है जिसके ख़िलाफ़ सबूत नहीं आए और ये चीज़ साबित हो जाती है कि उसने वो जुर्म परफॉर्म नहीं किया तो उसे फ्रीडम जो है वो दे दी जाती है। अब इसमें हम बुनियादी तौर पर जो जराइम की नफ्सियात है उसके अहम मकासद क्या हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम ये देखते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो जुर्म क्यों करता है, यानी आखिर वो कौन से हालात बने हैं जो उसे जुर्म करने पर मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ देखी जाती है कि क्या ये जो वजूहात हैं जुर्म करने की ये मौरूसी हैं, यानी जेनेटिकली उसके अंदर एक ऐसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप बन गया है जिसकी मदद से वो अपने उसकी पर्सनैलिटी ही जुर्म करने वाली बन गई है। और दूसरी जो रीज़न होती है वो ऐसा माहौल होता है, यानी कि बच्चा किसी भी माहौल में जब पैदा होता है तो उस माहौल में मौजूद जितनी भी वो उसकी होती हैं जो मुतासर करने वाली चीज़ें होती हैं उनसे मुतासर होने के बाद वैसा रिएक्ट करना शुरू कर देता है जैसा उसको माहौल प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी सोबत दी जाए, अच्छा माहौल दिया जाए तो बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी होती है, और अगर बुरा माहौल दे दिया जाएगा तो बच्चा जो है वो बुरा बन जाएगा। तो ये दो फैक्टर हमारे सामने आते हैं। एक माहौली फैक्टर आता है जो कि जुर्म करने पर इंसान को मजबूर करता है। एक मोरूसी फैक्टर होता है कि अगर माँ बाप जो हैं उनमें जराइम की जो है वो इंटेंशन मौजूद है या उनके अंदर जो है वो शुरू से जुर्म करने की एक पैदाइशी सलाहियत मौजूद है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो होती है। जैसे हम कहते हैं कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि उसके अपने अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि वो अनइंटेंशनली भी क्राइम जो है वो करना शुरू कर देता है। तो बाज़ लोग मुजरिम जो है वो मुख्तलिफ़ हालात की वजह से बनते हैं। वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे जो होते हैं वो जुवेनाइल क्राइम जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ये कौन से क्राइम्स होते हैं, यानी जो टीनेजर्स और इससे बिलो वाले जो लोग जुर्म करते हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो जुर्म की एक्टिविटी से आगाह नहीं होते कि वो जुर्म कर रहे हैं, लिहाजा उनको अलहदा जेलों में रखा जाता है, बड़े मुजरमों से हटा के रखा जाता है, वहाँ पर उनकी अखलाकी तरबियत की जाती है ताकि दोबारा से वो माशरे में एक अच्छे शहरी के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकें। कुछ लोग हादसाती तौर पर मुजरिम बनते हैं। मिसाल के तौर पर किसी घर में डाकू आ जाते हैं और वो उनसे बचाव के लिए फ़ायर करता है, उसमें एक डाकू मार जाता है, तो ये जो कत्ल है ये अपने चूँकि डिफेंस में किया गया तो ये वाक़याती तौर पर मुजरिम बन जाना जो है वो तस्वर किया जाएगा कि एक बंदे से जुर्म परफॉर्म हुआ है लेकिन वो एक मखसूस हालात और वाक़यात में हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड क्रिमिनल होते हैं।
ट्रेंड क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने क्राइम परफॉर्म करना होता है एनिमी की टेरिटरीज़ में जाकर। दे आर स्पेसिफिक क्रिमिनल्स, ये इंतहाई क्वालिफाइड होते हैं, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई सेंसिबल, और ये तमाम किस्म के असलाजात और तमाम किस्म की नेगेटिव जो प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ होते हैं उनसे आगाह होते हैं। आम तौर पर आप ये देखते हैं कि दुश्मन ममालिक जो होते हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस वक्त तखरीबी कार्रवाइयाँ परफॉर्म करते हैं तो वो उन्हीं लोगों से परफॉर्म करवाते हैं जिनके माइंड को वो स्पेसिफ़िकली ट्रेंड करते हैं उस क्राइम परफॉर्म करने के लिए। तो ये वो होते हैं जो वो मुजरिम होते हैं जिन्हें ट्रेंड करती है गवर्नमेंट, करती है इदारे, करते हैं हालात, करते हैं वाक़यात, करते हैं, और उसके नतीजे में ये रिज़ल्ट जो है वो सामने आता है कि वो जुर्म जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जराइम की नफ्सियात ये चीज़ देखती है कि जो मुजरिम हैं जो पहुंच गए हैं जेलों में पहुंच गए हैं, उनकी अखलाकी तरबियत की मदद से हम किस तरह से उनको बेहतर लाइफ की तरफ जो है वो ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ देखी जाती है कि बाज़ लोग बार बार जो है वो क्राइम करते हैं, ये मोटिवेशनल क्रिमिनल होते हैं, यानी दे फील अ सेंस ऑफ प्लेयर आफ्टर परफॉर्मिंग द क्राइम। वो ये चीज़ एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं होती कि क्राइम वो किसी खास मकसद या किसी और इस पर्पज़ के लिए करते हैं। क्राइम फॉर देम इज़ वैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क के अंदर व्हीलिंग जो है, वन व्हील जो ड्राइव अक्सर औक़ात यूथ करती है, वो एक क्राइम है। दैट इज़ नॉट, क्योंकि उसमें उस बच्चे की अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, और खुदा न खास्ता वो किसी से टकर जाता है और उसकी डेथ होती है तो वो भी एक जुर्म तस्वर किया जाएगा। लिहाजा ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसके अंदर इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो गया है वो क्राइम तस्वर किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर आप पतंगबाज़ी देख लें, आप पतंगबाज़ी के अंदर डोरें जो हैं वो गले काट देती हैं, उससे वो डेथ हो जाती है, उसके अंदर नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन होता क्या है, वेदर वी स्टॉप दिस काइट फ्लाइंग, हम इस पतंग उड़ाने को ख़त्म करते हैं? नहीं। आप देखते हैं अभी भी शहरों के अंदर जो है वो अभी क्वारंटाइन की वजह से आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो हैं वो दोबारा से पतंगबाज़ी की तरफ चले गए, और बहुत सी जगहों पे मैंने देखा पतंगें जो है वो उड़ रही हैं। सो दे आर ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द सोसाइटी विच इज़ एग्जिस्टिंग देयर। तो जो कानून है, अच्छा ये ब्रेक क्यों किया जा रहा है, कानून क्यों ब्रेक किया जा रहा है? बिकॉज दे आर गेटिंग प्लेयर इन काइट फ्लाइंग, वो उसमें खुशी महसूस करते हैं, लिहाजा दे आर परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज़ अगेन एंड अगेन, वो बार बार उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या मुजरमों को सज़ा मिलनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आया मुजरिम जो है वो स्पेसिफ़िक इखलाकी ट्रेनिंग से ठीक हो जाएगा, या वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली सिचुएशन के अंदर मौजूद है तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसके बाद जो है वो जुर्म से तौबा करेगा। ये क्लैरिफिकेशन करना जो है ये साइकोलॉजिस्ट का काम है। वो उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद जो है वो असेस करता है कि उसके स्कूल की लाइफ कैसी थी, उसकी कॉलेज की लाइफ कैसी थी, उसकी इस अपने शोबे के अंदर जिसमें वो काम कर रहा है वहाँ पे उसकी लाइफ कैसी है, शुरू से उसका मिजाज किस किस्म का बना हुआ था। ये तमाम की तमाम चीज़ें जांचने के बाद ये चीज़ नोट की जाती है कि आया उसे सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मुजरम के ज़हन और किरदार का मुताला जो है वो करने के बाद ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट बताता है कि मुजरिम जो है वो किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। वो एक्सीडेंटल क्रिमिनल है, वो आदी क्रिमिनल है, वो मोटिवेशनल क्रिमिनल है, वो जुवेनाइल क्रिमिनल है, किस किस्म के क्राइम के अंदर जो है वो आ गया है। अगर प्रॉपरली हम जेलों के अंदर नफ्सियादानों को लगाएं, हम इस मुजरमों की जो नफ्सियात है इसके हवाले से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, तो उस सूरत हाल में ये एक ऐसा मुआशरा हम तख्लीक कर सकते हैं जिसके अंदर जराइम के हवाले से हम लोगों को इस तरह की रहनुमाई करें कि वो जराइम जो है वो परफॉर्म करने से रुक जाएं और अखलाकी तौर पर मुआशरे के अंदर एक बेहतरी आ जाए। तो इन तमाम पहलुओं का मुताला जो है वो जराइम की नफ्सियात जो वो करती है। इसके अलावा ये चीज़ देखती है कि जुर्म की परफॉर्मेंस के हवाले से कौन कौन से कवानीन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कानून किस किस्म का है, सज़ाएँ किस किस्म की हैं, कानून की गिरफ्त कितनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुआशरे में कितनी हुई है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो जराइम की नफ्सियात स्टडी करती है। इसके अलावा फॉरेंसिक लैब वगैरह किस तरह से ऑपरेट हो रही हैं, हम शवाहिद कैसे इकट्ठे करते हैं जुर्म के हवाले से, उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है साइंटिफिक बुनियादों पर, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो जराइम की नफ्सियात के अंदर डिस्कस होती हैं। अब अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो हम ना सिर्फ जराइम की वजूहात को आसानी से उनका तज़किया कर सकते हैं, बल्कि हम जराइम की रोकथाम के हवाले से भी ये देख सकते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए, कम्युनिटी के अंदर किस किस्म के रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, या इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना कैसा पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं इस हवाले से कि वो जराइम के मुआशरे के अंदर बढ़ते हुए जराइम में
कमी जो है वो ला सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्रिमिनल साइकोलॉजी और करेक्शनल साइकोलॉजी। इससे रेलिवेंट अगर कोई भी इस क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आकर हमारे पास पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि नफ्सियात के शोबों के हवाले से है। इसके बाद हम एक एक करके जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास दूसरा चैप्टर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का आता है, उसको इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले जो कुछ पढ़ाया है इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। मे गॉड ब्लेस यू।